Good morning, students. Today we are going to discuss a new topic, that is NMR spectroscopy, and this is your first unit in organic chemistry. सबसे पहले हम देखेंगे NMR का कॉन्सेप्ट। NMR का मीन क्या होता है? NMR की फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर। N मीन्स न्यूक्लियर, M मीन्स मैग्नेटिक एंड R मीन्स रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले 1946 में दो फिजिसिस्ट के द्वारा दिया गया था। फर्स्ट इज ब्लैक हेंसन एंड पैकर्ड के द्वारा, और इन्हें 1952 में उनकी इस डिस्कवरी के बाद नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही हेल्पफुल है हमें किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। वैसे तो सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है उस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती ही इसलिए जिससे कि हम किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकें हर तरह से। तो NMR, यहाँ पे हम NMR पढ़ रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, इसके साथ ही IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो तो हमें किसके लिए काम में आती है? कोई भी ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो होता है उसका डिटर्मिनेशन करने के लिए। और जो UV स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो हमें इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन के बारे में बताती है। पर ये जो दो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये आपकी सेकेंड ईयर के पार्ट में थे। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। देखो NMR में N जो है वो क्या है? न्यूक्लियस। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा? कोई भी एक्टिव न्यूक्लियाई किसे बोलेंगे? स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई, यानी कि स्पिन उनका क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। जिनका स्पिन जीरो नहीं हो वो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन सी होगी? रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली। अगर रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करके वो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई अपने एक स्पिन से दूसरी स्पिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें ट्रांजिशन होना ही क्या कहलाता है? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है, जिसे आप बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो न्यूक्लियाई से ही रिलेटेड होती है। वैसे जो मोस्ट कॉमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो हम पढ़ते हैं H1, यानी कि इसके अंदर हमें न्यूक्लियस के बारे में देखना है। तो प्रोटॉन, H1 को हम क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, जिसे हम PMR के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा C13 न्यूक्लियस की अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वो C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगी। F19 इसके बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वो F19 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगी। When the frequency of rotating magnetic field and that of the processing nucleus becomes equal, they are to be in resonance। देखिए रेजोनेंस टर्मिनोलॉजी जो है वो आप उस पर मत जाइए कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रेजोनेंस पढ़ रखा है उससे, ये रेजोनेंस उससे डिफर है। अब उससे डिफर कैसी है? उससे डिफरेंट है इस तरह से है कि रेजोनेंस में हम जब कोई भी दो कंपाउंड्स, कोई भी दो चीज़ें, आप किसी भी तरह से दो चीज़ें देख लिया, अगर वो किसी भी चीज़ में मैच करती है, जैसे कि अगर उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है या फिर उनकी एनर्जी मैच हो रही है, तो भी उसे हम रेजोनेंस कहते हैं। तो ये वो वाला रेजोनेंस है। कैसे होगा हम आगे देखेंगे। देखिए आप, इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि कोई न्यूक्लियस है, अगर उसके अंदर न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें होती है, सबसे पहले आप NMR को समझने के लिए जाइए एटम के ऊपर। एटम की स्ट्रक्चर को देखिए, एटम की स्ट्रक्चर को अपने माइंड में देखिए कि एटम में क्या होता है। आप सब जानते हैं एटम के अंदर बेसिक पार्ट क्या होता है? बीच में तो होता है पॉजिटिव पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये किससे सराउंडेड होता है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिस तरह से आप बोलते हैं, यानी कि इसके चारों ओर जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, तो हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज ही होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव पार्ट है और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव पार्ट है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर भी इस चक्कर लगा रहे हैं, और ये अपने स्पिन पे भी, मतलब अपना जो एक्सेस है उस पर भी स्पिन कर रहे हैं, उस पर भी चक्कर लगा रहे हैं। और हमारा जो न्यूक्लियस है, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जो होता है जब वो मूव कर रहा है तो क्या होती है? करंट जनरेट होती है, और उससे जो इफेक्ट बनता है वो क्या हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड हम बोलते हैं, जो उसका इफेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब हमें उसी के बारे में ही देखना है। किस तरह से देखोगे?
देखिए ये आपको सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ है कि एनएमआर स्पेक्ट्रम का जो हमें एनएमआर का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसे हमने वाई एक्सिस पे दिखा दिया है, और केमिकल शिफ्ट डेल्टा है। ये केमिकल शिफ्ट क्या होगी, ये टर्मिनोलॉजी अभी आपके लिए न्यू है, अभी आप आगे पढ़ेंगे तब इसे जान पाएंगे। तो उसके साथ अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें जो ग्राफ प्राप्त होता है उसी को ही हम बोल देते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रम। तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है, जो न्यूक्लियस हम लेंगे यहाँ पे हमने ले लिया है H1 यानी कि प्रोटॉन, H1 को ही हम प्रोटॉन बोलते हैं। तो इसी वजह से H1 NMR को ही हम दूसरा अदर नेम क्या हो जाता है इसका PMR यानी प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस भी हम इसे बोल देते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में ही देखना पड़ेगा, और न्यूक्लियस के बारे में देखने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि कौन सी न्यूक्लियस होनी चाहिए जो एनएमआर शो करेंगे, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होनी चाहिए। अब ये स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई क्या चीज़ होती है, यहाँ देखिए, ऑल दोज न्यूक्लियाई विच हैविंग द फुल इंटीजर और हाफ इंटीजर न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू आर नॉन एज स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई। स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई वही होंगे जिनके लिए जो न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू होगी, न्यूक्लियर स्पिन, देखिए दोनों ही स्पिन कर रहे हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो भी स्पिन करता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी स्पिन करता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन तो आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन जो होती है उसे हम स्मॉल एस से वैल्यू उसे बताते हैं, स्मॉल एस प्लस हाफ माइनस हाफ करके हम उसे शो करते हैं। तो वो तो हो जाती है इलेक्ट्रॉन स्पिन। अब हम यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन की बात कर रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू क्या है, न्यूक्लियर स्पिन बस जीरो नहीं होना चाहिए, आपका आई की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। या तो ये हाफ इंटीजर भी हो सकती है, जैसे हाफ, 3/2, 5/2, 7/2, या फिर फुल इंटीजर भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, इस टाइप से भी हो सकती है, तब तो वो स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे। लेकिन जिनके लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, तो उससे हम क्या बोलेंगे कि ये स्पिन इनएक्टिव है। With the help of number of electron, proton and neutron in the various nuclei, the spin active or inactive nature of them can be defined as, देखिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं उनका नंबर हमेशा सेम ही रहता है किसी एटम में, बिकॉज यू नो दैट एटम इज़ न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन इवन नंबर में है और न्यूट्रॉन क्या है, इवन नंबर में है, यानी दोनों ही इवन सम संख्या में है। लाइक इस एग्जाम्पल क्या है इसका, ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन के लिए अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 ही प्रोटॉन है और इसमें 8 ही न्यूट्रॉन है। तो ऐसी कंडीशन में यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, इवन होंगे, तब इसके लिए न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू जीरो होगी। और जब न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू जीरो हो जाती है तो वो न्यूक्लियाई कैसे कहलाते हैं, स्पिन इनएक्टिव कहलाएंगे। तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं न्यूक्लियाई, ये एनएमआर शो नहीं करेंगे। दूसरा केस देखिए आप कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे हैं, ओड ऑड हैं, तो इनके लिए वैल्यू आई की वैल्यू हो जाती है फुल इंटीजर, और फुल इंटीजर है तो न्यूक्लियाई ये एक्टिव हो जाएंगे, स्पिन एक्टिव हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है जैसे नाइट्रोजन का दिखाया आपको N714, N714 इसका एग्जांपल है। 7 ही इसके अंदर प्रोटॉन हो जाते हैं, 7 ही इसमें न्यूट्रॉन हो जाते हैं। फिर देखिए आप अगर प्रोटॉन इवन है और न्यूट्रॉन अगर आपके पास ऑड है तो आप देखिए यहाँ पे ये भी एक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसके लिए आई की वैल्यू फुल इंटीजर होती है। इसका एग्जांपल है C613। ये जो यहाँ पे C612 दिखाया हुआ है ये यहाँ मतलब ऊपर आएगा ये आपका, यानी इसमें दोनों ही इवन है, इसमें दोनों ही क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट वाला केस हो जाएगा। C612 जो होता है वो आपका स्पिन इनएक्टिव होगा, पर यहाँ पे टेबल में गलत शो किया हुआ है। C16, क्योंकि हम NMR जो हम कार्बन में भी पढ़ते हैं वो NMR हम कैसे पढ़ते हैं, C613 हो गई है। और दूसरा है अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे हैं, ओड इवन वाला रिलेशनशिप है, यानी कि प्रोटॉन तो होंगे ओड और न्यूट्रॉन होंगे इवन, तो इनके लिए स्पिन वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटीजर और ये न्यूक्लियाई भी स्पिन एक्टिव होंगे। इसका एग्जांपल है आपका 1H1 यानी प्रोटॉन NMR जो है, और P15 और 31 जो है, यानी कि 15 इसमें कितने हो जाते हैं आपके प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन हो जाते हैं इसमें इवन संख्या में यानी कि 16। तो अभी सबसे पहले यानी आपने क्या समझा, आपने यही समझा है कि स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई अगर है, यानी ऐसे न्यूक्लियस हम NMR के अंदर स्टडी करेंगे। कौन से न्यूक्लियाई की स्टडी करेंगे, उस न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे जो कि NMR एक्टिव होना चाहिए। NMR एक्टिव कौन सा होगा, NMR एक्टिव वही न्यूक्लियाई होगा जिसके लिए स्पिन वैल्यू
क्या हो जाएगी, या तो फुल इंटीजर होगी या फिर हाफ इंटीजर होगी, लेकिन जीरो वैल्यू नहीं होना चाहिए। जीरो तो केवल और केवल बस, अब आप ये ध्यान रखिए, जीरो किस केस में होगा, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इवन कंडीशन में होंगे, तब आपका जो आई की वैल्यू है वो हमेशा जीरो होगी, और हाफ और सब ऑड हो या इवन ओड हो तो फुल इंटीजर होगी। और अगर ओड इवन है, यानी कि प्रोटॉन ओड है और न्यूट्रॉन इवन है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटीजर। तो ये टेबल से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इनके एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखने हैं कि किसके अंदर आई की वैल्यू ज़ीरो होगी, किसकी वैल्यू फुल इंटीजर होगी और किसके लिए आई की वैल्यू हाफ इंटीजर होगी, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में कि आई की वैल्यू जीरो जो होंगी वो क्या हो जाएंगे, स्पिन इनएक्टिव होंगे, और आई की वैल्यू जिनके लिए फुल इंटीजर हाफ इंटीजर होंगे वो स्पिन एक्टिव होंगे। ये आपको लर्न करना है। देखिए अब हम आ जाते हैं एनएमआर को समझने के लिए। एनएमआर में देखिए आप, जैसे न्यूक्लियस के ऊपर आप ध्यान दीजिए कि न्यूक्लियस जो होता है वो स्पिन करता है। अभी हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो स्पिन करता है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के ऊपर, कि न्यूक्लियस जो है उसके बीच में क्या है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, स्पिन करता रहता है। अब अगर हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई हुई है, तब तो इनका स्पिन डायरेक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है। स्पिन तो करेंगे पर रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में स्पिन करते रहते हैं, इनका कोई अलाइनमेंट नहीं होता है। ये इस कंडीशन को हम बोलते हैं डीजेनरेट स्टेट। इस कंडीशन को जब ये क्या होते हैं, एब्सेंस ऑफ H0 के प्रेजेंस में, कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में ये रैंडमली अरेंजमेंट जो होता है, इसे हम बोलते हैं डीजेनरेट अवस्था, यानी कि डीजेनरेट अवस्था है। लेकिन जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई कर दिया है, तो हम क्या देखते हैं, आप हमेशा ये वाले अपने, यू शुड कीप इन योर माइंड दैट इफ़ एनी मैग्नेटिक थिंग इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर ये अपने आप ही अपने आप को किस तरह से अरेंज कर लेगी, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग या फिर उसके अगेंस्ट, दो तरह से उसमें अरेंजमेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही वो अपने आप को अरेंज कर लेगी। अब इसमें अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है, तो कुछ जो ये न्यूक्लियर स्पिन जो होते हैं, कुछ न्यूक्लियस तो क्या होते हैं, अपने आप को किस तरह से अलाइन कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, यानी कि इनका जो नॉर्थ पोल होगा वो तो मैग्नेटिक फील्ड के साउथ पोल की तरफ आ जाएगा, और जो इनका साउथ होगा वो उसके नॉर्थ पोल की तरफ चल जाएगा। तो इस तरह से उसकी डायरेक्शन में अगर ये अलाइन हो जाते हैं, तो अगर उसकी डायरेक्शन में अलाइन हुए हैं, इनके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर ये न्यूक्लियर स्पिन अपने आप को अलाइन कर देते हैं, तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, और एनर्जी कम हो जाती है तो, और ये स्टेबल स्टेट में रहती है, तो इस स्टेट को हम बोल देते हैं अल्फा स्पिन स्टेट। अल्फा स्पिन स्टेट, यानी कि जहाँ पे ये न्यूक्लियर स्पिन अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अलाइन कर लेती है, उस स्टेट को हमने बोल दिया अल्फा स्पिन स्टेट। और इनके लिए न्यूक्लियर स्पिन आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, हाफ प्लस हाफ। और कुछ ऐसे होते हैं न्यूक्लियस जो अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अगेंस्ट अलाइन कर लेते हैं। जो उनके अगेंस्ट अलाइन करेंगे, उनकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हाई हो जाएगी, ज़्यादा हो जाती है, और उस स्टेट को हम बोल देते हैं बीटा स्पिन स्टेट, और इसके लिए आई की वैल्यू हो जाती है माइनस हाफ। अब ये दोनों जो स्टेट है, अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट, इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये हो जाएगा डेल्टा ई। डेल्टा ई जो है वो इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस हो जाता है। अब देखिए आप, जो ये वैल्यू ऑफ एनर्जी डिफरेंस जो है डेल्टा ई की वैल्यू बिटवीन अल्फा स्पिन स्टेट एंड बीटा स्पिन स्टेट जो होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H0 है, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती कितनी ज़्यादा है, कितना स्ट्रॉन्ग है वो। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा हाई होगा, जितना इसकी स्ट्रेंथ हाई होगी, तो इनके बीच में स्पिन जो एनर्जी डिफरेंस होगा डेल्टा ई की वैल्यू भी हाई होगी। और अगर इनके बीच में डेल्टा ई की वैल्यू कम कब होगी, अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, तो इनके बीच में डेल्टा ई की वैल्यू भी कम हो जाएगी। देखिए इक्वेशन है डेल्टा ई इज इक्वल टू 2 म्यू H0। तो डेल्टा ई जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है H0 की, कि अगर H0 की वैल्यू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई तो एनर्जी डिफरेंस भी अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट के बीच में ज़्यादा हो जाएगा। अब यहीं से ही हमारा रेजोनेंस फिनोमेना आता है। NMR का जो रेजोनेंस फिनोमेना क्या होता है, thus according to above spin state, resonance phenomena may be defined as the transition of spin active nuclei from alpha spin state to the beta spin state। यानी आपने क्या देखा
कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं था तो न्यूक्लियर स्पिन अपने आप को रेंडमली अरेंज कर रखा था, मतलब न्यूक्लियस जो था स्पिन कर रहा था पर रेंडमली था, उनका कोई डायरेक्शन नहीं था इस तरह से, वो अपने हिसाब से स्पिन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो इनकी स्पिनिंग जो है वो दो तरह से हो गई है, यानी कि एक कुछ तो न्यूक्लियस जो होते हैं वो अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, और कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो इसके अगेंस्ट अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। तो फिर दो स्टेट बन गई इसकी, अल्फा स्पिन स्टेट, बीटा स्पिन स्टेट। अब इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई है। अगर हम कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर डालते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, ये डेल्टा ई की वैल्यू के बराबर या इससे अधिक होनी चाहिए। अगर फिर उसके एब्जॉर्प्शन से क्या होता है, अल्फा स्पिन स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाती है, बीटा स्पिन स्टेट में। तो इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस फिनोमेना। Resonance phenomena may be defined as the transition of spin active nuclei from spin state यानी अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में जाना, किसके द्वारा से, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। ये जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की होगी। While the phenomena of returning the spin active nuclei from the high energy beta spin state, और इसका अपोजिट जो होता है यानी कि उसका लौटना, रिटर्निंग ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई फ्रॉम हाई एनर्जी बीटा स्पिन स्टेट से लो एनर्जी अल्फा स्पिन स्टेट में लौटना क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन फिनोमेना कहलाता है। अब इन दोनों स्टेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में जाना तो रेजोनेंस फिनोमेना कहलाएगी, और बीटा स्पिन स्टेट से अल्फा स्पिन स्टेट में आना क्या कहलाएगा, रिलैक्सेशन फिनोमेना कहलाता है। तो बच्चों, अभी हमने एनएमआर का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। आगे एनएमआर के बारे में और जानकारी दूंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसे पढ़िए और अपने घर पे सेफ रहिए। आप जानते हैं कि ये कोरोना का काल चल रहा है, इस टाइम पे आपको कितनी ध्यान रखना है अपना। तो इसके साथ ही लेकिन पढ़ाई का भी हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, पढ़ाई पे भी आपको ध्यान रखना है। तो एनएमआर का बेसिक कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको पढ़ाया है। एनएमआर, व्हाट इज़ द मीन ऑफ रेजोनेंस अंडर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मैंने आपको बताया है। अल्फा स्पिन स्टेट, बीटा स्पिन स्टेट के बारे में बताया है। आगे के लेक्चर में हम इनका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।